हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। तो ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है हमारा एनसीईआरटी का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो हम कल से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने उठता है वो ये उठता है कि हाउ ह्यूमंस का जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग पार्ट्स पे जो हमें फॉसिल मिले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्प्रेड हुए, या फिर मतलब जो हमें अलग अलग फॉसिल मिले हैं, तो बेसिकली उनके एवोल्यूशन की क्या मतलब क्या वजहें हैं, कि क्या ये मतलब एक ही जगह से अलग अलग दिशा में फैले, या फिर हर कंट्री का या फिर हर रीजन का मतलब अपना एक यूनिक ह्यूमन स्पीशीज था, वो वहीं से इवॉल्व हुआ, तो क्या है मतलब। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी हैव गॉट टू डिफरेंट मॉडल्स। वन इज कॉल्ड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ठीक है, और एक है रिप्लेसमेंट मॉडल। तो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या कह रहा है कि मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो मल्टीपल रीजन्स में पहले से एग्जिस्ट करते थे, और वहीं से ही उन रीजन्स से में से ही वो वहीं से इवॉल्व हुए हैं। तो दैट इज कॉल्ड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ये नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि रीजन है, ठीक है, रीजन में ऑलरेडी ह्यूमन प्रेजेंट था, वहाँ से कंटिन्यूटी बनी रही, ठीक है, वहाँ पे वो प्रेजेंट रहा। तो ये कंटिन्यूटी मॉडल है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग दैट मॉडर्न ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड इन मल्टीपल रीजन्स एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वहीं से वो इवॉल्व हुए। अब इसके कंपैरिजन में रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कह रहा है कि मॉडर्न ह्यूमंस वो एक अफ्रीका में ही आए हैं, वहीं से ही वहीं पे ही ओरिजिनेट हुए थे, और वहीं से फिर ये डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुए। दैट इज़ व्हाट रिप्लेसमेंट मॉडल इज सेइंग। ये केवल वर्ड की एटमोलॉजी से ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रीजनल कंटिन्यूटी एंड रिप्लेसमेंट आपको इससे ही समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या है कि होमो इरेक्टस क्या है, कि होमो इरेक्टस अलग से ऑस्ट्रेलिया में भी था, होमो इरेक्टस अलग से एशिया में भी था, होमो इरेक्टस अलग से हमारा लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीकन रीजन में भी था। तो होमो heidelbergensis in each region, and gradually they evolved from that region only. So modern humans in that same region at different times। ठीक है, तो अलग उस सेम टाइम पर या फिर अलग अलग टाइम पर वो मॉडर्न जो ह्यूमन है वो प्रेजेंट रहा है। सो बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल दैट आर्केक होमो सेपियंस इवॉल्व्ड एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, अलग अलग रेट के साथ अलग अलग रीजन के साथ ये होमो सेपियंस इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन अपीयरेंस। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंसेस वी सी इन मॉडर्न ह्यूमंस टुडे। ये रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को, ये आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि जैसे यूरोप के एरिया में जाओगे वहाँ पे आपको फिजिकल अपीयरेंस अलग मिलेगी, एशिया में जाओगे आपको अलग मिलेगी, ठीक है, चाइनीज़ बेल्ट में जाओगे वहाँ पे अलग मिलेगी। तो उनका यही कहना है कि वो जो डिफरेंसेस इन अपीयरेंसेस हैं, ठीक है, वो इसलिए हैं क्योंकि इन रीजन्स में अलग से मॉडर्न होमोसेपियंस पहले से प्रेजेंट था, और वहीं से वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सो रीजनल पॉपुलेशंस हैड प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस, पहले से ये डिफरेंसेस मौजूद थे। एंड इट दिस पर्टिकुलर मॉडल इट एक्सप्लेन्स वाई मॉडर्न ह्यूमन लुक्स डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही हो सकता है। हाउ एवर रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि मॉडर्न ह्यूमन अफ्रीका से ऑरिजिन हुआ है। ठीक है, नो इट इज सेइंग दैट फ्रॉम अफ्रीका इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर वहाँ से वो रिप्लेस करते गए ऑल ओल्डर ह्यूमंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ, नो ओल्डर ह्यूमन सर्वाइव। यहाँ पे अगर कोई बचा भी होगा ना अलग अलग रीजन्स में, ठीक है, तो ये अफ्रीका वाले जो मॉडर्न ह्यूमंस थे इन लोगों ने ये यहाँ पे गए, यहाँ से स्प्रेड हुए अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी जो ओल्डर ह्यूमन था प्रेजेंट था उसको यहाँ पे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। सो नो ओल्डर ह्यूमंस एक्चुअली सर्वाइव्ड। अब ये सपोर्ट क्या, इस आर्ग्यूमेंट को किससे सपोर्ट मिलता है, जेनेटिक एविडेंस से, कि ऑल मॉडर्न ह्यूमंस का जो जीन है वो जेनेटिकली क्वाइट सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बाकी हर जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मॉडर्न ह्यूमन जो एज अ रेस है उनका जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। और एनाटमिकल होमोजेनिटी भी है। ठीक है, एनाटमिकल कैसे, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, वो भी सिमिलर है। तो ऑल मॉडर्न ह्यूमन लुक्स सिमिलर जेनेटिकली। और अर्लीस्ट फॉसिल जो है मॉडर्न ह्यूमन का वो इथोपिया में पाया गया। तो फिजिकल डिफरेंसेस टुडे ड्यू टू अडेप्टेशन आफ्टर माइग्रेशन। और फिजिकल डिफरेंसेस जो हमारे सामने आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि जब ये अलग अलग जगह पे अफ्रीका से अलग अलग जगहों पे जब ये जाके बसने लगे, माइग्रेट हो गए,
तो उस माइग्रेशन की वजह से अडेप्टेशन, मतलब ह्यूमन ने अडेप्ट किया उस डिफरेंट एनवायरनमेंट में, और उस अडेप्टेशन की वजह से ही वो फिजिकल डिफरेंसेस हमारे सामने आए हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में क्या कह रहा है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है अलग अलग रीजन में, और रिप्लेसमेंट मॉडल में सडन सडन एवोल्यूशन हुआ कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे वो सडन अपीयरेंस हो गया। ठीक है, एविडेंस क्या है कि रीजनल डिफरेंसेस जो बॉडी में जो हमारा डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो है, और डिफरेंसेस जेनेटिक सिमिलैरिटी हो गई आपकी, ये इसको सपोर्ट करने के लिए। टाइमलाइन डिफरेंट इन रीजन, ठीक है, ये कह रहा है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे ये इवॉल्व हुआ है। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल ये कह रहा है कि सेम ओरिजिन है, सेम टाइम है, और ये मॉडर्न ह्यूमन में जो डिफरेंसेस आया ड्यू टू रीजनल एवोल्यूशन वर्सेस ड्यू टू अडेप्टेशन आफ्टर माइग्रेशन। ये तो कह रहा है कि वहीं से ही रीजन से ही वो डिफरेंटली इवॉल्व हुए हैं। ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट के मिस की वजह से, माइग्रेशन की वजह से जो अडेप्टेशन हुआ उसकी वजह से डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, ये थोड़ा सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो रीजनल फिजिकल डिफरेंसेस विजिबल टुडे, ठीक है, एविडेंस का जो कंपैरिजन, और ये क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट मॉडल जेनेटिक सिमिलैरिटी है अमंग ऑल मॉडर्न, और इसका जो होमो एथोपियंस का जो ओमो जो जगह है इथोपिया में, वहाँ पे जो हमें फॉसिल मिला है उससे हमको ये प्रमाण मिलता है। अभी ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ठीक है, तो अलग अलग जो अर्लीस्ट जो ह्यूमन फॉसिल हैं मॉडर्न ह्यूमंस के, वो कहाँ कहाँ से मिले हमको। इथोपिया तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, होमो केबिश, और ये जो है ये इतने साल पुराना है। ठीक है, 1,95,000 से लेकर 1,60,000 ईयर्स अगो पुराना है। साउथ अफ्रीका से हमको मिली है बॉर्डर केव, डाइक एल्डर्स, क्लेजर रिवर माउथ, ये आप देख सकते हैं, ये इतने साल पुराना है। ठीक है, मोरक्को में है दारेस सोल्टोन, ये 70,000 से लेकर 50,000 साल पुराना है। ये हमें फॉसिल मिले हैं मॉडर्न ह्यूमंस के। इसराइल में तो सबसे आप पुराना देखो आप, हमको मॉडर्न ह्यूमन का कहाँ मिला है, अफ्रीका, इथोपिया से। इसराइल में मिला है हमको काव से सिक्खूल, ठीक है, ये 1 लाख साल पुराना है करीब करीब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमको मिला है लेक मुंगो, ये 45,000 मिला है। बॉर्नियो निया केव, ठीक है, 40,000। फ्रांस, ठीक है, ले क्रो मैग्नन नियर ले इजाइस, ये 35,000। एशिया का जो सबसे पुराना है वो यहाँ बोर्नियो में निया केव में है, 40,000 पुराना। सो दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे कि जो अदर रीजन्स में हमको मिले हैं, ठीक है, वो काफ़ी नए कंपैरेटिवली जो इथोपिया में मिला है उससे काफ़ी मतलब काफ़ी बाद के हैं। जो दैट इज़ वाई वी कैन से कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अफ्रीका से इवॉल्व हुआ है। तो अब क्या है कि अब क्वेश्चन आता है कि जो अर्ली ह्यूमन है वो फूड कैसे मतलब ऑब्टेन करता था, और उसके मेथड्स क्या थे, और हमको एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि गैदरिंग करता था वो, ठीक है, प्लांट फूड्स की गैदरिंग करता था, सीड्स की गैदरिंग करता था, नट्स या बेरीज की गैदरिंग कर रहा था। ठीक है, बट हमको ना इसके मतलब कोई एविडेंसेस मिले नहीं है हमको, हमने अज्यूम किया है, इट इज़ अज्यूम्ड रादर देन प्रूवन। ठीक है, ये अज्यूम किया गया है रादर देन प्रूवन, प्रूफ तो हुआ नहीं है बट ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो फॉरेजिंग फॉर मीट वॉज कॉमन बिफोर हंटिंग डेवलप्ड। ठीक है, फॉरेजिंग फॉर मीट वॉज कॉमन बिफोर हंटिंग डेवलप्ड। अब स्केवेंजिंग करते थे, स्केवेंजिंग कैसे हो रही है, मीट फ्रॉम डेड एनिमल्स इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है, ठीक है, स्केवेंजिंग का। और फॉरेजिंग फॉर मीट वॉज ऑल्सो कॉमन बिफोर 5 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, या हंटिंग कर रहे हैं, तो हंटिंग में तो डेलिबरेट एनिमल किलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो चेक रिपब्लिक में डोलनी वेस्टोनिस है, ठीक है, यहाँ हमको हंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं नियर रिवर 35,000 ईयर्स अगो, ये हमको यहाँ से मिलते हैं। या वो फिशिंग करते थे, ठीक है, तो वाटर फूड सोर्सेज हैं हमारे पास, तो ये मिले हमें सदर्न इंग्लैंड में, बॉक्स ग्रोव है एक जगह, ये 5 लाख ईयर्स अगो है। तो लार्ज मैमल्स यहाँ पे हंट किए जाते थे। ठीक है, या फिर प्लांट हंटिंग हो रही है। ठीक है, प्लांट हंटिंग एकदम सब कुछ 2-3 लोग प्लान करके, पूरा एडवांस नॉलेज है, ये हमको दिखा रहा है कि ह्यूमंस की कैसे एडवांस नॉलेज हुई है, बिकॉज वो प्लान कर रहे हैं हंटिंग। तो शोनिंजन जर्मनी में हमको ये 4 लाख साल पुराना एविडेंस मिला है हमको। ठीक है, लार्ज मैमल बचर्ड, ठीक है, ये डोलनी वेस्टॉन इस साइट है बेसिकली। बट हम क्या है कि हमको ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी अज्यूम कर ली हैं, हमें बहुत सारा मतलब इसके एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं हमें, वी डो नॉट रियली नो कि व्हाट वाज द एक्चुअल मेथड। हमको बस टूल्स मिले हैं, हमको हंटिंग और या प्लांट हंटिंग के कुछ टूल्स मिले हैं, फिशेस की बोन मिली हैं, बट हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें अज्यूम भी करें हैं। तो अब इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन आता है
कि ये जो प्लांट हंटिंग हो रही है या फिर जो भी फूड को गैदर करने के लिए जो भी एफर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मैन और वुमेन का क्या रोल है? तो क्या मैन और वुमेन के डिफरेंट रोल्स हैं? ठीक है, तो ये भी एक सेंट्रल क्वेश्चन हो सकता है। पर हमको ज़्यादातर समय पे ये देखा गया है कि मतलब कि कॉमन भी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी चीज़ें साथ में भी करते थे। तो वी कैन नॉट कम टू दिस कंक्लूजन कि जो जेंडर रोल डिवीजन हमें आज दिखाई पड़ता है क्या वो उस समय भी था। तो ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस हमको ये पता नहीं लगता है इस बारे में। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा यहाँ टाइमलाइन है, ठीक है, एंशियंट पीरियड का। फिर 5 लाख ईयर्स अगो यहाँ पे हंटिंग बिगेन हो जाती है, लार्ज मेमल हंटिंग 4 लाख ईयर्स अगो होती है, एंड 35,000 ईयर्स अगो प्लांट हंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है। अभी अब सेटलमेंट पैटर्न्स की बात करें कि हमको ये कैसे पता लगा कि कैसे कैसी वो किस तरह से लोग वो रह रहे हैं। तो बेसिकली आर्टिफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखते हैं कि अलग अलग हमें मटेरियल इमेज जो मिल रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसको ही हम एविडेंस के तौर पे लेते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फ्लेक टूल्स एंड हैंड एक्सेस देव बीन फाउंड एंड अबंडेंट फूड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें फूड रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं तो रिपीटेड विजिट वहाँ हो रहा है। मल्टीपल विजिट का मतलब क्या है कि मोर अल्टीमेट मल्टीपल विजिट्स अगर वो वहाँ पे हो रही हैं तो ज़्यादा हमें आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, इकट्ठे होके मिलेंगे। और दिस एक्चुअली क्रिएट पैचेस ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑन लैंडस्केप और फ्यूर स्कैटर्ड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, और लैंडस्केप आर्टिफैक्ट्स ऑन लैंडस्केप। तो बेसिकली ये लोन बे और ओलोगेली करके एक साइट्स हैं ये केन्या में, यहाँ से हमको एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट विजिट्स और लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, ठीक है, ये क्या करता है हमको जो आर्टिफैक्ट्स की हमें डेंसिटी मिलेगी वो कितनी डेंसिटी में मिल रहे हैं वो हमें कम मिलेगी। अगर कोई साइट ऐसी है जहाँ पे नेचुरल सी बात है, जहाँ पे आप इसको आज के एग्जांपल से लेंगे, अगर जहाँ पे मतलब कम लोग रह रहे हैं तो डेंसिटी हमें कम मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भीड़ भाड़ है, जो कंजेशन है, वो हमें बहुत कम मिलेगा। उसके उस जगह के मुकाबले जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का यूसेज होगा। जब ज़्यादा चीज़ों का यूसेज होगा तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा तो उनकी जो रिमेन्स हैं वो भी हमको ज़्यादा मिलेंगे। सो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो सेम लोकेशंस ही वो शेयर करते थे, ठीक है, बाय इंसान का जो पुराना होमिनिड्स है वो भी वही शेयर कर रहा है, और या फिर अदर प्राइमेट्स हैं वो भी सेम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स हैं टाइगर वगैरह वो भी सेम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो सेटलमेंट हमें जो ऐसी कलेक्टिव साइट्स ऐसी मिली है जहाँ से हमें इन सब के रिमेन्स मटीरियल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, प्राइमेट्स के भी, होमिनिड्स के भी, कार्निवोर्स के भी। एंड जब वो एक जगह से कलेक्टिवली हमको दिखाई पड़ रहे हैं और फिर जब हमको डेटिंग करते हैं तो हमको इससे ये पता लगता है कि जो साइट है वो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हुई है या फिर किसी टाइम पे वो इस्तेमाल हुई थी, किसी टाइम पे नहीं हुई थी, ये भी हमको पता लग जाता है। ठीक है, नाउ अभी क्या है, अर्ली शेल्टर्स की अगर हम बात करें 4 लाख to 1,25,000 ईयर्स की अगर हम बात करें तो हमें एक सदर्न फ्रांस में लिटरेट केव है उसका एग्जांपल हमको मिलता है। तो 12 मीटर और 4 मीटर बिल्ड शेल्टर मिला है हमको यहाँ पे, और 2 अर्थ्स इनसाइड मिले हैं। अर्थ होता है एक तरह से जिस पे हम आग जलाते हैं, जिस जगह पे आग जलाते हैं उसको अर्थ्स बोलते हैं। एंड एविडेंस ऑफ डाइवर्स फूड हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और एक एक हमको मिला है टेरा टेरा आमटा, ठीक है, ये एक जगह है। ठीक है, तो फिल्मी शेल्टर्स यहाँ वुडन ग्रेसर्स के मिले हैं। ये बिल्ड किसके लिए था, फॉर शॉर्ट टर्म सीजनल विजिट्स, टेम्प्रेरी एकोमोडेशन के लिए। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हमको अलग अलग जगहों से मिले हैं। अगर हम फायर की डिस्कवरी की बात करें तो अनसर्टेन एविडेंस क्या है कि हमको बेक्ड क्ले मिली हैं, बर्न्ड बोन्ड मिली हैं। अब ये नेचुरल थी या डेलीवेट थी हमें ये नहीं पता। तो ये फायर की डिस्कवरी इंसान ने कर ली थी नहीं कर ली थी ये भी नहीं पता। तो चेसोमांजा केन्या से हमको इसका ये मिले हैं, मटीरियल रिमेन मिला है। तो अब वो नेचुरल बुश फायर है या फिर वॉल्केनिक eruption है या फिर कंट्रोल्ड यूज़ है ये भी नहीं पता। बट जो अर्थ का जो अर्थ हमें मिल रही है, ठीक है, ये एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस है ऑफ कंट्रोल्ड फायर। ठीक है, अर्थ ये देखो ये है, तो ये फायर पिट होता है, फायर पिट विद कंट्रोल्ड बर्निंग। तो जब अगर हमें ये मिल रहा है सो दैट मीन्स इट्स अ क्लियर एविडेंस ऑफ कंट्रोल्ड फायर। नाउ वाई फायर वॉज रेवोल्यूशनरी, आग आग का मिलना क्यों रेवोल्यूशनरी था, उसके 5 मेजर एडवांटेजेस थे। एक तो गर्मी के लिए, गर्मी और रोशनी के लिए, ठीक है, और फूड को पकाने के लिए, खाने के लिए भी, कुकिंग फूड भी, ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो सकती है वो, टूल मेकिंग के लिए भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं कि कितने सारे फायर के हमारे पास एविडेंसेस हैं। ठीक है, तो खिलोम्बे से तो हमें आर्टिफैक्ट ये मिले हैं हमें, इन दो साइड से तो हमको आर्टिफैक्ट्स के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, और बेक्स और बर्न्ट जो ब्रिक्स हैं हमको ये साउथ अफ्रीका से, बेक्स एंड ग्रीन बर्न्ट बोन्स हमें कहाँ से मिली हैं, साउथ अफ्रीका से मिली हैं। और केव्स एंड ओपन एयर शेल्टर्स हमको मिले हैं
ये फ्रांस से। तो दैट्स ऑल। अब आगे देखते हैं हम एनिमल जो मेकिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स भी अपने टूल्स बनाते हैं, जैसे कि बर्ड भी ऑब्जेक्ट बनाती है, बर्ड मेक ऑब्जेक्ट्स फॉर फीडिंग, ठीक है, हाइजीन एंड सोशल पर्पसेस। चिंपैंजीज भी टूल्स बनाते हैं। चिंपैंजीज यूज टूल्स वाइल सर्चिंग फॉर फूड। और टूल यूज इन एनिमल में सिंपल एंड लिमिटेड, ठीक है। बट ह्यूमन ह्यूमन जो है वो टूल्स डिफरेंटली बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्किल का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, ठीक है। स्किल्ड हैंड यूज ड्यू टू अनाटमिकल अडेप्टेशन। जो उसके स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन हुआ है वो इसके इसी वजह से, इसी तरह से हुआ है कि वो स्किल्ड तरीके से अपने हैंड्स का यूज़ कर सकता है। फॉर दैट ही हैज़ एडवांस नर्वस सिस्टम कंट्रोल विच एंड ही ऑल्सो रिक्वायर ग्रेटर मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। दैट इज़ वाई जो ह्यूमंस का जो टूल मेकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है अदर एनिमल से। तो एंड टूल्स आर सेंट्रल टू ह्यूमन लाइफ। एप्स कैन नॉट मैच ह्यूमन टूल मेकिंग एबिलिटीज़। जो एप्स हैं वो ह्यूमन की जो टूल मेकिंग एबिलिटीज़ हैं उनको मैच नहीं कर सकते। अब अगर हम अर्लिएस्ट स्टोन टूल्स देखें, हमको एविडेंसेस मिलते हैं इथोपिया और केन्या से। फर्स्ट टूल मेकर्स मैंने पहले ही बताया आपको, ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, ठीक है, वेरी अर्ली होमिनिड। नाउ किसने बनाए? अब इसमें हम ये नहीं कह सकते आदमी ने बनाया औरत ने बनाया, पॉसिबली बोथ मैन एंड वुमेन। वुमेन का रोल क्या है इसमें? मेड टूल्स टू गेट फूड फॉर देमसेल्स एंड देयर चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग, ठीक है। तो वी डू नॉट नो फॉर सर्टेन इफ मैन और वुमेन और बोथ मेड टूल्स, ये हमारे पास सर्टेन नहीं है। अब टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वेरी एंशंट की बात करें तो सिंपल स्टोन्स थे हमारे पास, फ्लेक्स और पेबल्स थे। फीचर्स क्या था इनका? कटिंग करना और स्क्रैपिंग करना। लेटर पीरियड में हमारे पास हैंड एक्सेस आए, कुल्हाड़ी आई, रिफाइंड फ्लेक्स आए, तो उससे हमारे पास यहाँ पे बेटर क्राफ्टमैनशिप मिलने लगी। और ये जो साइट्स हैं हमारी किलोमेन और ऑर्गेस वाले, हमको यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। और 35,000 साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे भाले, स्पीयर थ्रोवर्स, बो एंड एरो, धनुष बाण भी मिलने शुरू हो गए। एंड दैट वाज एक्चुअली मेजर इनोवेशन, जिसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से, हाँ, वो आदमी हंट अच्छे से कर सकता था। अब क्लोथिंग एज अ रेवोल्यूशन को देखते हैं कि कपड़े कैसे एक रेवोल्यूशन है, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या है, फर ट्रैपिंग हो गई, ठीक है, और एक हो गई स्विंग नीडल्स, सुई का आविष्कार भी हो गया यहाँ पे। तो अब क्या है कि जो एनिमल्स हैं ट्रैप्ड विथ फर कोट्स होते हैं, उनके एनिमल्स के स्किन में फर कोट होता है, ठीक है। तो उस फर को हम क्लोथिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या मिलता है? बेटर प्रोटेक्शन होता है हमारा ठंड से। एंड ह्यूमन कुड अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। और अगर जब हम उसको शरीर ढकने के लिए हुआ जो उसे गर्मी प्रदान करेगा, तो वो अलग अलग क्लाइमेट्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। अब सुई से क्या हुआ? सुई हुई अराउंड 21,000 साल पहले सुई इवॉल्व हुई, सुई का इन्वेंशन हुआ। एविडेंस क्या है? अर्लीस्ट स्विंग क्लोथिंग फ्रॉम दिस पीरियड, स्विंग क्लोथिंग फ्रॉम दिस पीरियड है। इम्पैक्ट क्या हुआ? बेटर फिटिंग क्लोथ्स है, मोर कंफर्ट है, बेटर प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। नाउ अब आर्ट एंड एनग्रेविंग टूल्स, पंच पंच अब क्या है कि अलग अलग टेक्निक्स होती हैं टूल्स भी बनाने की। पंच प्लेट टेक्निक है जैसे, तो उससे क्या है, हम जैसे जो छेनी होती है, जो मतलब मेजन्स लोग, ये लेबर क्लास यूज़ करती है घर के कंस्ट्रक्शन में, तो क्रिएटेड स्मॉल चीज़र लाइक टूल्स यूज टू एनग्रेव ऑन बोन, एंटलर, आइवरी, वुड। ऐसी हार्ड सर्विस पे कोई भी निशान या फिर कुछ बनाने के लिए हम वो छेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट एक्चुअली शोज इमरजेंस ऑफ आर्ट एंड डेकोरेशन। आप उसको केव आर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हार्ड सर्विस में हमको अपनी आर्ट का डेकोरेशन करना है, अपने क्रिएटिविटी का साइड दिखाना है, तो ऐसे हार्ड टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ओनली टू मेक टूल्स बट ऑल्सो टू डिपिक्ट आर क्रिएटिविटी एंड डिपिक्ट आर इमेजिनेशन। एंड दिस पंच ब्लेड टेक्निक, ठीक है, इट एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट्स एडवांस थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि आप आर्ट उससे कर सकते हैं। और उसने अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऐसे पंच प्लेट टेक्निक का इन्वेंशन कर दिया, जिससे वो बेटर टूल्स बना सकता है। तो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो द एविडेंस ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन। वाई टूल मेकिंग चेंज ह्यूमन हिस्ट्री? बेटर हंटिंग टूल्स, टूल का इनोवेशन हुआ, बेटर हंटिंग टूल्स हुए। एडवांटेज क्या हुआ इससे? अगर हंटिंग टूल्स हमारे बेटर हैं तो जो शिकार होगा, शिकार करने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेसफुल रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मोर सक्सेसफुल हंट्स। ह्यूमन बेनिफिट्स क्या हुआ इससे? हमें ज़्यादा मीट मिलेगा, बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, अब उससे मीट को हम स्टोर कर सकते हैं, इसका ये बेटर तरीका है, तो बेटर हेल्थ है, सर्वाइवल रेट अच्छा बन गया। स्विंग नीडल्स है, क्लोथ मिल सब हमें, सुई है, सुई से क्या हमारा बेटर क्लोथिंग हो सकती है, कोल्ड क्लाइमेट के लिए हम अच्छे से अडेप्ट हो सकते हैं। शेल्टर बिल्डिंग टूल्स हैं, ठीक है, जिसमें कि चीज़ल आ गई, तो बेटर शेल्टर्स बन सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट्स। और आर्ट टूल्स आ गए, हम एनग्रेविंग और डेकोरेशन कर सकते हैं, तो उससे संस्कृति और सोसाइटी डेवलप होती है, विच विल लीड यू टू फर्दर सिविलाइजेशन।
ठीक है। नाउ अब लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है। अब इंसान ही है जो जिसके पास लैंग्वेज है। इवन दो एनिमल्स की जो अदर कैटेगरीज हैं वो भी उनकी अपनी अपनी भाषा है, बट उनकी क्या वो है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब इतनी क्लियर हम जो जितनी एडवांस हमारी लैंग्वेज है ह्यूमन एज अ रेस की, वो किसी की नहीं है। तो ह्यूमंस अलोन हैव लैंग्वेज, बाकी सब जो है वो उनकी साउंड्स हैं, वो साउंड्स के थ्रू अपना वो काम करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ओनली ह्यूमंस possess complex language among all living beings, एंड लैंग्वेज इज़ एक्चुअली यूनिक ह्यूमन कम्युनिकेशन टूल है जो इंसान के पास है। एंड हाउ डिड लैंग्वेज स्टार्ट? तो उसकी भी थ्री थ्योरीज हैं। जेस्चर लैंग्वेज है, या तो हैंड जेस्चर लैंग्वेज हुआ, हैंड मूवमेंट्स और जेस्चर से। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद वोकल कम्युनिकेशन आया, जिसमें कि हम आवाज़ें भी कर सकते थे, सिंगिंग एंड हमिंग। ठीक है, गुनगुनाना बिफोर स्पीच, क्लियर वर्ड्स बोलने से पहले गुनगुनाना है, इस तरह की हमारी वो आई। एंड थर्ड जो एवोल्यूशन है, प्राइमेट कॉल्स है, एनिमल लाइक कॉल्स आनी चाहिए, ग्रेजुअली इट बिकेम लैंग्वेज। नाउ व्हेन डिड लैंग्वेज डेवलप? तो 2 मिलियन साल पहले एविडेंस जो है होमो एबिलिस का जो ब्रेन है मे हैव डेवलप्ड। और 2 लाख साल पहले की अगर बात करें तो वोकल ट्रैक्ट का एवोल्यूशन होता है मॉडर्न ह्यूमंस में। ठीक है। और 40,000 और 35,000 साल पहले लैंग्वेज प्लस आर्ट का दोनों का एवोल्यूशन हुआ था, होता है साथ में, तो मोस्ट लाइकली शायद यही रहा होगा। और केव पेंटिंग्स की अगर बात करें तो केव पेंटिंग्स की जो शुरुआत है वो हमारे पास 30,000 से 12,000 साल पहले शुरू होती है। थ्री फेमस साइट्स हैं हमारी, फ्रांस में एक लेस्कॉक्स, शोवे है फ्रांस में, और अल्टामारिया है स्पेन में। एनिमल्स पेंटेड कौन कौन से हैं इसमें? बाइसन है, हॉर्सेज है, डेयर, मैमोथ, लाइन, rhinos, lions and bears. So these are the different animals which have been painted painted in these cave paintings. अब टू एक्सप्लेनेशन क्या है केव आर्ट की? ठीक है, कि वो क्यों करते थे, या तो रिचुअल और मैजिक में बिलीव करते हो। तो पेंटिंग से क्या हो रहा है? हंटिंग रिचुअल्स फॉर सक्सेस। भाई कोई भी शिकार करने से पहले उनके मन में ये बिलीव बन गया कि कुछ पेंटिंग करें ताकि हमारा जो शिकार करना है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो शायद इसलिए हो गया हो, या फिर मैजिक हो इसमें कुछ। तो मैजिक या फिर स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड टू सर्वाइवल, कि अगर हम ऐसे पेंटिंग करेंगे तो कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में आ जाएंगी जिससे कि हमारी सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा। और एक तो रिचुअल और मैजिक इसका यूज़ पॉसिबल हो सकता है एक्सप्लेनेशन, कि वो केव आर्ट क्यों करते थे। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, कि हमें जो आगे एक जो आज हमारे पास नॉलेज है वो आगे की जनरेशन के पास ट्रांसफ़र कर सकें। तो केव्स क्या है? वो मीटिंग प्लेसेस फॉर ग्रुप्स हैं। पेंटिंग्स क्या है? विजुअल टीचिंग टूल्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। एंड शेयर्ड हंटिंग टेक्निक्स एंड सर्वाइवल नॉलेज, ये इसके थ्रू हम एक जनरेशन से आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ केव आर्ट क्या हमें सिखाती है? टेल्स अस दैट ह्यूमंस वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव. They lived in different organized groups, had gender roles also, men hunters, women in groups, had spiritual religious belief भी थे, इसका मतलब उनके, developed culture and education, used art to communicate ideas. तो दैट दिस केव आर्ट इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें कितनी सारी चीज़ें बता रही है कि इंसान का डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, हाउ द सोसाइटी इज़ बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जेंडर रोल्स की बात भी यहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल लर्निंग फ्रॉम मॉडर्न हंटर गैदरर्स से हम क्या क्या सीख सकते हैं? क्वेश्चन क्या यहाँ पे इमर्ज होता है, कैन स्टडीइंग टुडेज हंटर गैदरर्स टीचर्स अबाउट एंशियंट पीपल? कि क्या जो आज की हंटर गैदर कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या हमें अंडरस्टैंडिंग कुछ पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में मिल सकती है? तो आंसर तो ये है कि ये कुछ तो मिल सकती है, बट हमें कॉशन के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरिटीज़ जो हैं सिचुएशंस की वो आज एकदम अलग हैं और उस समय पहले की अलग थी। Modern groups, they are adapted to today's world. अलग अलग, each group is actually unique, so we cannot assume exact parallels with past. बट हाँ, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट ना करें, हम कुछ ना कुछ ज़रूर उनसे सीख सकते हैं। अगर हम क्विक टाइटलाइन की बात करें तो 2 मिलियन साल पहले, ठीक है, स्पीच पॉसिबल हुई, हमने पिछले उसमें भी देखा था होमो हैबिलिस में। 2 लाख साल पहले बेटर स्पीच एबिलिटी आई मॉडर्न ह्यूमंस में, लैंग्वेज प्लस आर्ट डेवलप टुगेदर हुई, और यहाँ पे पीक ऑफ केव आर्ट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। नाउ लैंग्वेज एंड आर्ट का कनेक्शन क्या है? बोथ डेवलप टुगेदर 40 से 35 साल पहले, और बोथ क्या है, इस ये यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन मीडिया के, एज अ कम्युनिकेशन मीडिया, एंड बोथ शो एडवांस ह्यूमन थिंकिंग, ये इसको शो करती हैं। नाउ कैन मॉडर्न हंटर गैदरर्स दे हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंशियंट सोसाइटीज? इसके हमारे पास टू अपोजिंग व्यूज़ हैं। येस, डायरेक्ट अप्लाई मॉडर्न डेटा टू पास्ट, जैसे कि लेक टरकाना 2 मिलियन साल पहले एंशियंट ह्यूमन लाइकली यूज ड्राई सीजन कैंप्स लाइक हासदा एंड कुंगसैंड एज दे डू टू। ये दो हमारे पास ये कंटेम्प्रेरी ये हंटिंग गैदरिंग वाले ग्रुप्स हैं। ठीक है।
तो अफ्रीका में ही है। तो जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, वैसे हम कर सकते हैं बिल्कुल इनसे, ये जिस तरह से रह रहे हैं, ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऐसा मॉडर्न डेटा, ठीक है। और नो, एक व्यू है कि नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो आज सोसाइटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं जो आज के मुकाबले हैं। इसमें क्या है कि तीन की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम ऐसे डाटा डायरेक्टली आज का हम पहले की सोसाइटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं आज की डेट में, मॉडर्न में हंटिंग प्लस गैदरिंग है, ट्रेड भी है, पेड लेबर भी है। एंशियंट में क्या था, पुराने टाइम में केवल हंटिंग थी और गैदरिंग थी। तो मॉडर्न ग्रुप क्या है, मॉडर्न ग्रुप एंगेज करता है आउटसाइड इकोनॉमी में भी, एंशियंट नहीं करता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मार्जिनलाइजेशन एंड लिविंग कंडीशन। तो मॉडर्न जो ये हंटर गैदरर्स हैं, दे आर फोर्स्ड इनटू मार्जिनल एरियाज, एक्सक्लूडेड फ्रॉम पावर, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। इनको पेरीफेरी में रहने के लिए दे दिया जाता है कि थोड़े उजड़े हुए इलाकों में वहाँ रहें, और इन्हें पावर शेयरिंग से दूर रखा जाता है। पर एंशंट में क्या था, ये जो हंटर गैदरर्स थे, दे वर सेंट्रल टू सोसाइटी, दे ऑक्यूपाइड बेस्ट एरियाज एंड अबेंडेंट रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी और बेस्ट एरिया में ये लोग रहते थे। सो देयर फॉर मॉडर्न कंडीशन दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंशंट वंस। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, ह्यूज वेरिएशन अमंग मॉडर्न ग्रुप्स, ठीक है। मॉडर्न ग्रुप्स में आपको ह्यूज वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग वर्सेज गैदरिंग, डिफरेंट ग्रुप साइज है, डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न है, डिफरेंट डिविजन और फ्लेवर है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, विच मॉडर्न ग्रुप इक्वल्स एंशिएंट पीपल, दे आर ऑल डिफरेंट। तो देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स, हम लोग आज का डेटा अप्लाई नहीं कर सकते पुराने टाइम पे, ठीक है। ऐसे ही जेंडर रोल्स प्रॉब्लम है हमारे साथ, ठीक है। तो वुमेन गैदर, ठीक है, करती हैं, मैन हंट करते हैं। बट सम ग्रुप्स क्या है, वहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन दे हंट और गैदरिंग दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या रहा, इंपॉर्टेंट में ये रहा कि वुमेन्स गैदरिंग क्या है कि क्रूशल फॉर सर्वाइवल, रिलायबल फूड सप्लाई है। भाई आदमी तो क्या है, जब हंटिंग अवेलेबल नहीं होगी तभी वो औरत का साथ देगा। पर जो वुमेन गैदरिंग है, वुमेन जो है वो तो घर पे ही रह रही है, वुमेन जो है वो दोनों चीज़ों में उसकी मदद कर सकती है। बट तो वुमेन गैदरिंग इज एक्चुअली क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। अब तो रिजल्ट क्या है, मॉडर्न हंटर गैदरर्स दे हैव रिलेटिवली इक्वल जेंडर रोल्स, ठीक है। आप देखेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ में और हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ में जो जेंडर रोल है वहाँ पे इक्वली दोनों ही औरत और मर्द दोनों ही काम करते हैं, दे हैव इक्वल, रिलेटिवली इक्वल जेंडर रोल्स। पर क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एंशंट लोगों के पास भी ऐसी इक्वल सोसाइटी थी? तो ये हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई बेटर एविडेंसेस नहीं है। तो हमारे पास की इशू क्या रहता है कि मॉडर्न जेंडर इक्वालिटी हम लोग पुराने जेंडर एंशियंट जेंडर रोल्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। एंड वाई वी कैन नॉट अज्यूम, आज की कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है, उस समय की डिफरेंट कंडीशंस थी, आज के प्रेशर्स डिफरेंट है, नो एंशियंट एविडेंस अबाउट जेंडर, एंड वी कैन नॉट कंक्लूड मॉडर्न इज इक्वल टू एंशियंट। ऑनेस्ट ट्रूथ क्या है, डिफिकल्ट टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट एंशियंट जेंडर रोल्स। ये है भाई एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस। तो इसका एडवांटेज क्या है, शोज व्हाट्स पॉसिबल, प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट, हेल्प आस्क बेटर क्वेश्चन। डिसएडवांटेज क्या है, मॉडर्न जो मतलब आज के जो मतलब हमारा जो कंपैरिजन है आज की हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज से, क्या हम उनके डेटा को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो एडवांटेज क्या है आज की हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ को स्टडी करने का, कि हाँ चलो पॉसिबल तो है, कुछ तो पॉसिबिलिटी मिलेगी, कंटेक्स्ट भी प्रोवाइड हो जाता है, थोड़े से बेटर क्वेश्चन हम हेल्प कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि मॉडर्न दे हैव आउटसाइड इकोनॉमी, एंशियंट में नहीं थी, दे आर मार्जिनलाइज। आजकल की जो हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ है, दे आर मार्जिनलाइज। देर इज ऑल्सो ह्यूज वेरिएशन अमंग मॉडर्न ग्रुप्स, दे कैन नॉट डायरेक्टली प्रूव एंशियंट प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट जेंडर रोल्स लाइकली। जो आज जो जेंडर रोल्स हैं वो पहले डिफरेंट हो रहे होंगे, एंड डिफरेंट प्रेशर्स एंड कंडीशंस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि मॉडर्न जो डाटा है वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए अच्छे बेटर क्वेश्चन करने के लिए, और क्या पॉसिबल हो सकता है, बट नॉट प्रूफ, इट इज़ नॉट अ प्रूफ। तो देयरफॉर दैट डाटा शुड बी यूज केयरफुली, स्टडी मॉडर्न प्रैक्टिसेस, कंपेयर विद एंशियंट एविडेंस, मेक केयरफुल कंपैरिजन, यूज them as a hypothesis, acknowledge limitations also, but don't conclude anything without evidence. This is actually important for any historian. ये आपको ध्यान में रखना है। Now why न्योलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें कि न्योलिथिक रेवोल्यूशन एक तरफ जो आया है, ठीक है, तो ऐसा क्या आया, व्हाट चेंज्ड? तो हंटिंग गैदरिंग, न्योलिथिक टाइम्स में क्या हुआ, हंटिंग गैदरिंग से जो मिलियंस ऑफ ईयर से कंटिन्यू चल रही थी, हम फार्मिंग और पेस्टोरलिज्म पे आ गए, एनिमल रेयरिंग पे आ गए और फार्मिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर पे आ गए। ये 10,000 साल से 4500 साल पहले की बात है। तो इट इज़ एक्चुअली अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ये क्यों हुआ?
ये सेंट्रल क्वेश्चन होता है। अब इसके 3 रीज़न हमारे सामने निकल के आते हैं। पहला तो क्लाइमेट चेंज है कि जो लास्ट आइस एज है वो एंड हो गई थी 13,000 साल पहले, तो वार्मर और बेटर कंडीशंस आ गई, ठीक है। और उससे क्या है कि वाइल्ड ग्रास उग गई, बार्ले वीट वगैरह वो अबेंडेंस में ज़्यादा अमाउंट में उगने लगी, तो एनिमल पॉपुलेशन है उससे इंक्रीज़ हो गई क्योंकि ज़्यादा चारा उनके लिए अवेलेबल है। दूसरा क्या रीज़न, पॉपुलेशन प्रेशर है, ठीक है। ह्यूमंस प्रेफर्ड एरियाज विद अबेंडेंट फूड, भाई जहाँ पे ज़्यादा घास फूस रहेगी, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा फूड अच्छे से अवेलेबल होगा वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन रहेगा, तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ा एक पर्टिकुलर रीज़न पे। लार्जर लार्जर परमानेंट कम्युनिटीज़ फॉर्म्ड, परमानेंट एरिया में रहने वाली लार्जर कम्युनिटीज़ जो थी वो ज़्यादा नंबर में आ गई। सो देर इज़ ऑल्सो नीड टू इंक्रीज फूड सप्लाई ऑल्सो। अब भाई जब एक ही जगह पे ज़्यादा लोग रहने लगे तो फूड सप्लाई को हमें ज़्यादा भी करना पड़ेगा। So this actually triggered the invention of farming also, and this actually led to domestication of plants and animals, ठीक है। रीज़न 3 क्या हो सकता है इसका कि नॉलेज और एक्सपीरियंस, इनको पहले से ही इन्होंने नेचुरल हैबिटेट में रह के नॉलेज, वीट की नॉलेज ली होगी, बार्ले कैसे उगता है, ये बार्ले राइस मिलेट, इनके जो बीज हैं वो किस किस टाइम पर पकते हैं, इन्होंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ और ऑब्जर्वेशन के साथ देखी होंगी। सो दे ऑल्सो हैड नॉलेज ऑफ मैनेजिंग शीप, गोट, कैटल, डंकी और पिग। तो एक्सपीरियंस विद दीज स्पीसीज इज एक्चुअली इंक्रीज। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट, पॉपुलेशन प्लस नॉलेज, इन तीनों चीज़ों के थ्रू क्या रिजल्ट रहा कि फार्मिंग शुरू हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत ही सिंप्लीफाई वर्जन में लिख रखा है, आप इतना लंबा टेक्स्ट पढ़ोगे बुक का, उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, आप लोग मतलब जल्दी से भूल जाओगे। आप ये फार्मूला इस तरह से पढ़ोगे पिक्टोरियल फॉर्मेट में, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अब इसके बाद फार्मिंग डेवलप हो गई तो उससे क्या है कि सिटीज़ डेवलप हो गए, तो 5,000 साल पहले, ठीक है, अब भाई एक ही जगह पे लोग रहते रहेंगे, वहाँ पे खेती भी होनी शुरू हो गई, तो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपल हो जाएंगे, उससे गांव बनेंगे और गांव से सिटीज़ इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब जब गांव से सिटीज़ बन जाएंगे तो फार्मिंग कहाँ स्टार्ट हो रही है, द फर्टाइल क्रीसेंट, ठीक है। फर्टाइल क्रीसेंट 10,000 साल पहले, और ये फर्टाइल क्रीसेंट जो एरिया है वो कहाँ का है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन कोस्ट टू जेग्रोस माउंटेन्स इन ईरान। तो मेडिटेरेनियन कोस्ट को देखोगे आप, इसराइल और जॉर्डन से लगता हुआ एरिया है, पूरा मेडिटेरेनियन सी है, एंड इज़ एक्चुअली एक्सेस, मतलब एरिया टू एक्सेस यूरोप, टू एंटर यूरोप, फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप भी, ठीक है, एंड फ्रॉम वेस्ट एशिया टू यूरोप, हम मेडिटेरियन के कोस्ट, मेडिटेरियन सी के को एंटर करके ही जाते हैं। तो इट वॉज ऑल्सो अ परफेक्ट क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल थे। सो दिस होल फर्टाइल क्रीसेंट एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम इसराइल और मेडिटेरियन कोस्ट टू जेग्रोज माउंटेन्स इन ईरान, दिस वॉज एक्चुअली द एरिया ऑफ फर्टाइल क्रीसेंट, एंड दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसका रिपल इफेक्ट क्या आया, रिपल इफेक्ट आया सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने का, लार्ज कम्युनिटीज़ पॉसिबल हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया, फार्मर्स और क्लास पीपल, भाई सारे लोग खेती तो करेंगे नहीं, उनके पास स्टोर करने के लिए भी आदमी, मतलब जब ज़्यादा ग्रेन उग जाएंगी तो उनके अलग अलग ट्रेड्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट आ गई, उससे सोशल हायरार्की डेवलप होने लगी कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है तो ये इसका स्टेटस समाज में ये है। ट्रेड एंड वेल्थ की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई, और डेवलपमेंट कल्चर और रिचुअल्स, ये हमको कॉम्प्लेक्सिटी समाज में आती हुई दिखाई पड़ती है। अब इमीडिएट चेंज क्या हुआ इसका, फार्मिंग का, कि सेटलमेंट और हाउसिंग बनने लगे, परमानेंट हाउस बिल्ट होने लगे, मड के, ईंट ब्रिक के और स्टोन के। अर्लियर विलेजेस आ गए भाई साहब, ठीक है। पीपल स्टेड इन वन प्लेस, एक जगह पे रहने लगे। इस वजह से जब एक जगह पे रहने लगे तो न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, पोट्री आ गई, भाई जब ज़्यादा क्रॉप होएगी तो उसे स्टोर करने के लिए भी चाहिए होगा, तो इसलिए पॉटरी डेवलपमेंट हो गई, तो स्टोर ग्रेन, कुक फूड, फ्लो आ गया, ठीक है, हल चलाना आ गया, तो एग्रीकल्चर टूल है, तो व्हील का इन्वेंशन हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड पॉट मेकिंग, ठीक है। भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना है तो उसके लिए आसानी हो गई अगर व्हील आ गया तो। मेटल्स आ गए हमारे, मिलने लगे, सबसे पहला कॉपर था, टेन ग्रेजुअली आने लगा, फिर स्टोन टूल्स भी थे, तो देवर स्पेशलाइज फॉर फार्मिंग। अब ये बेसिकली ये टाइमलाइन है, ठीक है, कि 13,000 साल पहले क्या हो रहा है कि हमको आइस एज एंड हो रही है और वेट क्लाइमेट था। 10,000 साल पहले फार्मिंग बिगेंस होती है इन फर्टाइल क्रीसेंट, और 10,000 से 4500 साल के बीच में क्या हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों चीज़ें हो रही हैं। और एज फार्मिंग स्प्रेड्स, परमानेंट विलेजेस बिल्ट, और 5,000 साल पहले क्या हो रहा है, सिटीज़ डेवलप होने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अब इसमें की पॉइंट रहा, क्या रहा कि क्लाइमेट चेंज किन्ने फार्मिंग को पॉसिबल बनाया, आइस एज एंड हो गई। पॉपुलेशन प्रेशर ने भी फार्मिंग को नेसेसरी बनाया,
भाई एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन थी तो ज़्यादा फार्मिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी। नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड फार्मिंग प्रैक्टिकल, इनको नॉलेज थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, फार्मिंग इसलिए वो कर भी सकते थे। फार्मिंग इनेबल्ड परमानेंट सेटलमेंट्स, भाई फार्मिंग होगी तो एक जगह पे क्रॉप की देखभाल के लिए रुकना भी पड़ेगा, तो परमानेंट सेटलमेंट बन गए। और न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंटेड होने लगी, पॉटरी आया, प्लो आया, व्हील आया। सोसाइटी इसमें जेंडर रोल्स आ गए, देयरफॉर दे बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, रेट डिवीजन आ गया, एंड इट वाज एंड फर्दर इट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्स विच लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। हमने इनिशियल, आपको प्रीवियस वीडियो में जाके देखना मैंने क्या लिखा था उसमें, कि जो हमारी जो मतलब कल्चर है, जब व्हेन कल्चर गेट हाईली डेवलप्ड इट टर्न्स इनटू सिविलाइजेशन। तो अगर एक लाइन की समरी देखें तो हंटिंग एंड गैदरिंग से फार्मिंग पे आए, एंड इट इज़ एक्चुअली फार्मिंग दैट टर्न फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू फार्मिंग, इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री विच एक्चुअली इनेबल्ड कल्चर टू डेवलप इनटू सिविलाइजेशंस। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए हम सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, हाउ ह्यूमन डेवलप फ्रॉम his skill from hunting and gathering to farming, and this was actually the most important revolutionary change in human history which enabled the development of civilizations from cultures। तो पहले तो हमने ये देखा कल्चर कैसे डेवलप हुई, और फिर कल्चर से सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं।